हेलो दोस्तों, बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। और पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन का मैंने पार्ट 1 करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने करीब में 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने पार्ट 2 बना दिया है। 300 प्लस क्वेश्चन है। अगर पूरे फैक्ट वाइज मिलाकर आप देखोगे तो 500 क्वेश्चन आपके लगभग में 1.5-2 घंटे के अंदर पूरे कवर हो जाएंगे। अगर आप वैसे लाइव मैराथन कहीं भी देखोगे तो टाइम तो लगता है लाइव वीडियो में, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो देखो, क्योंकि टाइम अब आपके पास कम है। तो इस मैराथन में मैं आप लोगों को देखो एकदम फैक्ट वाइज बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ मैं पीडीएफ दूंगा ये भी मैं बता दूंगा, और पार्ट 1 जो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक दे दी है, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब इसका बढ़िया से एनालिसिस करके आप लोगों को मैं यहीं पर इसी वीडियो के अंतर्गत सारे क्वेश्चन याद करवा दूंगा। पार्ट 1 में मैंने 150 क्वेश्चन करा दिए थे, अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से कराते हैं। तो इसलिए वीडियो को चाहे आप 1.5x पे देखिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए ज़्यादा आपको पढ़ना है। टाइम कम ज़्यादा पढ़ना है, तो इसलिए वीडियो को चाहे 2x पे देखो, जैसे आपको सहूलियत हो। यूट्यूब में सारी फैसिलिटी होती है, वैसे आप वीडियो को कंप्लीट वॉच देखिए, फिर बाद में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आपदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपदा शब्द की, डिसेस्टर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, मतलब हर आपको दे देंगे, 2-4 ऑप्शन देंगे तो आपको सही आंसर फ्रेंच मानना पड़ेगा। अच्छा सर, फ्रेंच से कैसे हुई? डिसेस्टर शब्द फ्रेंच के डिस एस्ट्रे से बना है। डिस का मतलब होता बुरा, एस्ट्रे का मतलब होता तारा, मतलब एक ऐसा बुरा तारा या अशुभ तारा जो आपदा लाता है, तो इसलिए यहीं से डिसेस्ट्रे से डिसएस्टर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था, कब आया था? तो 23 दिसंबर 2005 को आया था। तो देखो ये सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 23 दिसंबर 2005 को आया था। ये अधिनियम 2004 की सुनामी के बाद में आया था। तो देखो ये भी पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन अधिनियम कब किसके बाद में आया था? तो 2004 में एक सुनामी आई थी जिसने काफी तहलका मचाया था, उसके बाद में ही ये आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। उसके तहत जो है सारे मैनेजमेंट किए गए, ताकि हम कैसे समस्याओं से लड़ सकते हैं और उनको कम कर सकते हैं। एनडीएमए, मतलब एनडीएमए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अध्यक्ष भाई बहुत पूछते हैं, तो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वही अध्यक्ष होंगे, नाम दे के भी पूछ सकते हैं। अब देखिए पूरा कंप्लीट मैं एनालिसिस एनडीएमए के ऊपर करता हूं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसे हिंदी में कहते हैं। एनडीएमए की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारत आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वैधानिक निकाय है कि गैर वैधानिक है, तो आप वैधानिक निकाय मानेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को स्थापित किया गया था। अधिनियम 2005 में आया था 23 दिसंबर 2005 को, और 27 सितंबर 2006 को स्थापित किया गया। यह संस्था प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, क्वेश्चन भी पूछते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसका मैनेजमेंट करती है? मानव निर्मित की प्राकृतिक आपदा का, कि दोनों का? तो दोनों का करती है, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव निर्मित आपदा हो, के दौरान त्वरित प्रक्रिया, रोकथाम, शमन, समन का मतलब जो भी इसको थोड़ा कम करने के लिए चीज़ें होती हैं उन्हें समन बोलते हैं, तैयारी के लिए नीतियां बनाती हैं, दिशा निर्देश देती है। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जाता है कि एनडीएमए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, या इसका नोडल मंत्रालय क्या है? तो गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। और प्रधानमंत्री, इसकी रचना देखो, अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं उपाध्यक्ष सहित, ठीक है, उपाध्यक्ष सहित होते हैं। अब देखो एनडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में, 23 दिसंबर 2005 में, उसकी धारा 3 के तहत एनडीएमए का क्या किया गया है? गठन किया गया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। मैंने पार्ट 1 में इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को बताया था। अब देखिए एस डी एम ए, यस का मतलब स्टेट, बाकी सेम चीजें हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होगा। भाई भारत का पूछे प्रधानमंत्री, राज्य का पूछे मुख्यमंत्री, सिंपल सी बात है। फुल फॉर्म है एसडीएमए की पूछे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विस्तृत से आपको जानकारी बताते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम आया 2005, उसकी धारा 3 के तहत एनडीएमए का गठन किया गया, और धारा 14(1) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थापित संरचना स्ट्रक्चर अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और देखो इसकी रचना एसडीएमए की किस धारा के तहत की गई? 14(1) के तहत की गई, जिसके अध्यक्ष बोले भाई मुख्यमंत्री जी होंगे।
सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 8 सदस्य होंगे। अक्सर इसमें वरिष्ठ मतलब मंत्री होते हैं और अधिकारी शामिल होते हैं। और कार्यकारी समिति, राज्य कार्यकारी समिति जो होती है, SEC स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया, जिसके प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो SEC, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये SDMA को क्या करती है, हेल्प करती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। SDMA का गठन किस धारा के तहत किया गया, 14(1) के तहत या 14 के तहत, जैसा ऑप्शन आपको दिख जाए। DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है, DM होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अब देखो जिला आपदा प्रबंधन, DDMA, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो आया था, उसकी धारा 25 के तहत किया गया है। SDMA का 14 के तहत, NDMA का 3 के तहत और DDMA का धारा 25 के तहत गठन किया गया है, जिसमें बोला प्रत्येक जिले के लिए गठित सर्वोच्च संस्था होगी। तो आपदा प्रबंधन के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए गठित सर्वोच्च संस्था कौन सी है, DDMA है। जिला मजिस्ट्रेट उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं और यह स्थानीय स्तर पर आपदा योजना बनाने, समन्वय और राहत कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका टोल फ्री नंबर है, अगर कोई भी आपदा आती है तो आप डिस्ट्रिक्ट में अपने नंबर लगा सकते हो, वो इसका टोल फ्री है 1077 लगा करके आप आपदा के बारे में सूचित कर सकते हो, ताकि उसका समाधान जल्दी से किया जाएगा। NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किस धारा के तहत किया गया, धारा 44 के तहत। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैं इसमें एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बाद में PDF से रिवाइज कर लीजिएगा, आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। पॉसिबल जितना था मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो इसलिए कुछ छूटने वाला नहीं। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों भाई बहनों के पास, ठीक है। तो NDRF का गठन धारा 44 के तहत किया गया है। NDRF के बारे में मुख्य विवरण क्या है। स्थापना NDRF की कब हुई थी, 19 फरवरी 2006 को हुई थी NDRF की। देखो क्वेश्चन पूछेंगे NDRF की स्थापना कब हुई थी। आप देखो डिफिकल्ट बनाते हैं तो वो डेट पूछ लेते हैं, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। NDRF 19 जनवरी 2006 को। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 19 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है। इसका मोटो बहुत बढ़िया है, याद करके रखना, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र NDRF का मोटो है, ठीक है। सस्टेनेड डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विस, और किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, गृह मंत्रालय के अधीन करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं कि NDRF में वर्तमान में कुल कितनी बटालियन है, 16 बटालियन है। याद रखना 16 बटालियन है, जैसे BSF, CRF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल से ली गई हैं। और बल का आकार, एक बटालियन बल का आकार देखो कितना होता है। टोटल बल कितने लोग कर्मी हैं, 18,556। और एक बटालियन में कितने कैंडिडेट होते हैं, 1149 होते हैं। देखो यहाँ से मैंने NDRF की पूरी मतलब पोस्टमार्टम कर दिया। NDRF की स्थापना कब हुई थी, किस धारा के तहत हुई, 44, धारा 44 के तहत हुई, 19 जनवरी 2006 में हुई। 19 जनवरी को NDRF दिवस मनाते हैं। मोटो है आपदा सेवा सर्वत्र सदैव सर्वत्र। मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन। कुल कितने बटालियन, 16। प्रत्येक बटालियन में कितने, 1149। टोटल कैंडिडेट कितने हुए, 18,556। तो ये देखो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। लगभग में ये मैंने दिया है, थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होता रहेगा। और मुख्यालय NDRF का कहाँ है, दिल्ली में। अब आपका NDRF से कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं, ठीक है। NDRF का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। NDRF का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख महानिदेशक होता है, कौन होता है, IPS रैंक का अधिकारी होता है। NDRF का जो प्रमुख महानिदेशक बनेगा वो IPS रैंक का अधिकारी होगा। वर्तमान में NDRF में कुल कितनी बटालियन कार्यरत हैं, तो वो 16 हैं। एक बटालियन में कितने कैंडिडेट होते हैं, ये जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अब देखो NIDM से पूरी कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। NIDM के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। इसका पूरा नाम है, N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, D का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, देखो स्थापना आपको याद रखना, डिफिकल्ट बनाते हैं तो स्थापना याद कर लेते हैं। NIDM की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, 1995 में। NDRF की कब हुई थी, कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NCDM के रूम में इसका गठन हुआ था 1995 में। NIDM नहीं था तब, इसका नाम NCDM था। फिर 2003 में नाम बदलकर NIDM के रूम में कर दिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो देखो ये संवैधानिक निकाय है,
स्टार्टिंग में इसे NCDM कहते थे, 2003 में इसका नाम बदल दिया गया। अब देखो NIDM को पहले किस नाम से जानते थे, तो NCDM के नाम से। इसका नाम बदलकर कब किया गया NIDM, 2003 में किया गया। अच्छा सर, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के। ये बहुत बढ़िया है। NIDM के अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत मानना, तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। किस अधिनियम के तहत किया गया था इसका गठन, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। एक वैधानिक निकाय है, नॉट की गैर वैधानिक निकाय है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कि मुख्यालय नई दिल्ली में, गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत का लगभग कितने % भूभाग भूकंप संभावित क्षेत्र है, तो 59% भाग। ये याद रखना है आप लोगों को, 59% भूभाग भूकंप से जो है संभावित क्षेत्र है। भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया, जोन 2, 3, 4, 5। अब बोले जोन 1, बोले एक जोन को हटा दिया गया, वो उतना मतलब ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो जोन 2, 3, 4, 5। तो निम्नलिखित में से ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोन नहीं है। 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे। अब आपको पता है कि कौन सा नहीं है, एक जोन नहीं है, इसको नहीं काउंट किया जाएगा। सबसे अधिक खतरे वाला भूकंपीय जोन कौन है, 5। सबसे कम खतरे वाला कौन सा है, 2। हिमालय पूर्वोत्तर भारत वाला, ये इसमें 5 को, क्योंकि इसमें भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा है, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा और तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जापानी भाषा सुनामी, ठीक है, वहां से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, बंदरगाह की लहरें। अब देखो सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे, सुनामी शब्द का जापानी भाषा में अर्थ क्या होता है, तो बंदरगाह की लहरें, बंदरगाह की लहरें सुनामी। भारत का लगभग 12% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो बाढ़ से प्रभावित भारत का कितने % क्षेत्र है, आपका 12%। भूकंप से कितना % प्रभावित है, 59%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का मुख्य कारण जैसे गंगा यमुना का जब जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि यही 2 बड़ी नदियां हैं, जैसे जल स्तर बढ़ता है तो यूपी में बाढ़ हाहाकार मचा देती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था, 76 में, है ना। तो बाढ़ आयोग 76 में आई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था, 76 में। सूखा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय कौन सा है, कृषि मंत्रालय, क्योंकि भाई हम लोग सूखा कृषि के लिए ही तो हानिकारक होता है, तो इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, कृषि मंत्रालय। ये याद रखना है आपको। अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय। तो अधिकतर जैसे कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, उसका अधिकतर मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। आपने देखा भी होगा, इतना मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बाकी कुछ चुनिंदा लोगों के मंत्रालय बदले हुए थे, जैसे कृषि मंत्रालय सूखा का हो गया। जैविक आपदाओं का नोडल मंत्रालय, अब जैविक आपदा है, बीमारी से संबंधित है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया। तो जैविक आपदा का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूखे का कृषि मंत्रालय, बाकी प्राकृतिक आपदाओं का गृह मंत्रालय होता है। जैसे हवाई दुर्घटना के लिए नोडल मंत्रालय, अब देखो ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिकतर गृह मंत्रालय होता है, लेकिन हवाई दुर्घटना के लिए नोडल मंत्रालय कौन है जिम्मेदार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई दुर्घटनाओं के लिए नोडल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये थोड़ा रिपीट हो गया, देखो सॉरी, ये रिपीट हो गया। भोपाल गैस त्रसादी 2 या 3 दिसंबर में हुई थी, क्योंकि रात में फैली थी, तो 2 वाली डेट को भी इन्होंने कवर कर लिया था और 3 वाली को कवर कर लिया। सुबह भाई मेरे बहुत लोग मतलब सोते हुए रह गए, बहुत काफ़ी लोग मरे थे भाई उसमें। तो ये 2-3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी, इसलिए 2 भी कवर कर लेते हैं, 3 भी कवर कर लेते हैं। भोपाल गैस त्रसादी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसो साइनेट, मिक याद रखो, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कहाँ हुई थी, तो एमपी में इसका जो रिसाव हुआ था। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, उसमें कीटनाशक संयंत्र से ये गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण भाई काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी, तो ये यूक्रेन में हुई थी। उस समय यूक्रेन रूस का ही एक हिस्सा हुआ करता था, अब तो यूक्रेन अलग है, ठीक है। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में, यूक्रेन साइड में हुई थी, और यूक्रेन अब अलग देश हो गया, पहले रूस में ही था। फुकुशिमा परमाणु आपदा जापान में सुनामी के कारण हुई थी, कब, 2011 में। तो फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 में जापान में सुनामी के कारण हुई थी, जापान में सुनामी आई थी, उसी के कारण फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 में हुई थी। सीधे देखो, अभी ये आपका पुराना पूछ लेंगे, जैसे चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, 1986 में। अब ये कोई पढ़ेगा नहीं तो डिफिकल्ट लगे। फुकुशिमा परमाणु आपदा कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। इसका कारण क्या था, सुनामी कारण थी। कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी के केंद्र यूएसए में स्थित है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये देखो,
ये यहाँ से कटेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावना केंद्र हवाई यूएसए में स्थित है। तो चेतावनी सुनामी जो केंद्र है वो यूएसए में है, अमेरिका में है। आपदा मित्र भारत का सुनामी चेतावना केंद्र कहाँ है? भारत का कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? यूएसए में। वो चेतावनी देता है कहाँ से सुनामी आने वाली कहाँ नहीं। अगर भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र बोला जाए कहाँ है, तो वो आपका हैदराबाद में। दिल्ली मत लगाना, हैदराबाद लगाना। आपदा मित्र योजना के तहत सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई आपदा मित्र योजना के तहत जो स्वयंसेवक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि NCCF का नाम बदल करके NDRF कर दिया गया। NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। मतलब ये फंड देती है। आकस्मिक निधि, देखो इसमें ही निधि आ रहा तो फंड आ रहा है, तो लेकिन इसको पहले NCCF के नाम से जानते थे, अब इसे NDRF कर दिया है। नेक्स्ट देखिए SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में केंद्र और राज्य का योगदान कितना रहता है? भाई देखो केंद्र देती है 75 रुपये, तो राज्य देता है 25 रुपये, तो कितना हिस्सा रहता है? 75-25 का। पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में SDRF में योगदान 90-10 का रहेगा। कोविड-19 को NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत अधिसूचित आपदा माना गया है। भूस्खलन के लिए हिमालय और पश्चिमी घाट सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादातर देखे जाते हैं। चक्रवात साइक्लोन में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर लो प्रेशर चलती हैं, तो बाहर से केंद्र की ओर आती हैं, तभी राउंड फिगर बना देता है, गोल 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 ऐसे करके फिर वो घूमती हैं। ये होता है बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। चक्रवात बिपरजॉय कब आया था? 2023 में आया था। कहाँ आया था? अरब सागर में आया था, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने। कब किया था? कब आया था? 2023 में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में? तो ये अरब सागर में आया था। एक चक्रवात आया था मिचोंग, 2023 में आया था। तो मिचोंग आया था। मिचोंग कब आया था? 2023 में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। तो ये आपको याद रखना, चक्रवात मिचोंग कब आया था? 2023 में आया था। नामकरण म्यांमार ने किया था। अब देखो ये डिफिकल्ट बनाने के लिए बहुत पुराना डाटा पूछ लेंगे या तो बहुत नया पूछ लेंगे। IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब की गई थी? 1875 में, और मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया था। दामोदर नदी घाटी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, हालांकि अभी भी कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत जल्दी बदलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में SDRF, ठीक है, राज्य आपदा मोचन बल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी किया गया। आपदा प्रबंधन चक्र के चरण कौन से हैं? एक तो शमन है, तैयारी है, अनुक्रिया है और पुनर्प्राप्ति है। मतलब ये मिटिगेशन, चीज़ों को कम करना, प्रिपरेशन करना, रिस्पॉन्स देना, फिर बाद में रिकवरी करना, ये इसके चरण होते हैं। मॉक ड्रिल आपदा तैयारी का हिस्सा है। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो मॉक ड्रिल कराई थी। मतलब हम लोग किसी चीज़ से लड़ने वाले हैं तो उसकी तैयारी जो पहले करते हैं उसे मॉक ड्रिल कहते हैं। वनों की आग को दावानल कहा जाता है। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं मुख्य रूप से चीड़ के पेड़ों के कारण होती हैं। जैसे वन में ज़्यादातर उत्तराखंड में आग लग जाती है तो चीड़ के पेड़ों के चक्कर में लग जाती है। वो लंबे लंबे होते हैं घिस के, जिससे वो एकदम एनर्जी हीट तैयार कर देते हैं, तो जिससे आग लग जाती है। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो पसंद आया हो या आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सारे के सारे मैराथन आपको 4-5 दिन के अंदर ऐसे करा दूंगा। मतलब कम टाइम के अंदर आपको मैं ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, लेखपाल का एग्जाम 21 मई को होने वाला है। आपदा न्यूनीकरण वैश्विक प्रयास एवं विविध तत्व। आपदा को कम करने के लिए वैश्विक प्रयास क्या किए गए, और इससे रिलेटेड मैं मिसलिनियस तथ्य भी आप लोगों को बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था, तो इन पे ये क्यों फ्रेमवर्क आए हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे ह्यूगो फ्रेमवर्क जो था ये 2005 से लेकर के ये 15 तक चला था। क्या था? अच्छा, ये ऐसा था, इसका मूल उद्देश्य इसलिए था कि 2015 तक जो आपदाओं के कारण जीवन या सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरण संपत्तियों में नुकसान हुआ है उसमें उल्लेखनीय कमी लाना। मतलब जो उस चीज के कारण 5 से लेकर 15 के बीच में आपदा से नुकसान हुआ, उस चीज को कम करना, उसमें सुधार करना और आगे समस्याओं को कैसे उनसे लड़ना है, उसके बारे में एक रिपोर्ट सही से तैयार करके देता था ह्यूगो फ्रेमवर्क। अच्छा, इसका उत्तराधिकारी कौन फिर बना?
ह्यूगे फ्रेमवर्क 2015 से लेकर के 5 से 15 तक था। उसके बाद में आया सेंडाई फ्रेमवर्क, तो 15 के बाद में 30 तक अब जो योजनाओं के बारे में, कैसे आपदा से लड़ना, क्या नहीं क्या करना है, वो सेंडाई फ्रेमवर्क आया है, जो आपदा जोखिम को कम करने के लिए नई और अधिक विस्तृत रणनीति देता है कि किस तरीके से हम लोगों को आपदा से लड़ना है। तो देखो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क कब से कब तक है, तो 15 से 30 तक, और ह्यूगो फ्रेमवर्क 5 से 15 तक था। तो ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी है। जैसे वर्तमान में सेंडाई फ्रेमवर्क 15 से 30 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए लागू है। ये आपदा जोखिम से लड़ने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया। सेंडाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंडाई शहर में 2015 में अपनाया गया था, इसलिए इसे सेंडाई फ्रेमवर्क बोलते हैं, क्योंकि ये सेंडाई शहर में अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क में कुल कितने वैश्विक लक्ष्य हैं, तो सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया तो इसमें वैश्विक लक्ष्य रखे गए 7 और प्राथमिकताएं रखी गई कितनी, प्राथमिकताएं रखी गई हैं 4। तो ये याद रखना, वैश्विक लक्ष्य 7 है, प्राथमिकताएं 4 हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण UNDRR का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। अच्छा, UNDRR की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसेस्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब जो रिस्क को रिडक्स करता है, मतलब कम करता है, रिडक्शन करता है, कम करना है ना, उसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया। मुख्य विवरण इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। जो UNDDR की स्थापना 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति ISDR के रूप में की गई थी। फिर 2019 में इसे आधिकारिक तौर पर के UNDDR कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि UNDDR की स्थापना के समय इसका नाम क्या था, ISDR। देखो डिफिकल्ट बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, तो इसलिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्य उद्देश्य सेंडाई फ्रेमवर्क 15-30 तक कार्यान्वयन, आपदा जोखिम को समझना, उन्हें कम करना और लचीलापन बढ़ाना कार्य, ये देशों को नीति बनाने, तकनीकी सहायता प्रदान करने, आपदा डेटा एकत्र करने और मेकिंग सिटीज रेजिलिएंट जैसे अभियानों के माध्यम से आपदा के लिए तैयार रहने के लिए एक सहायता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। CDRI आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन की पहल भारत में 2019 में की गई थी। CDRI की फुल फॉर्म क्या होती है, कोलिजन फॉर डिसेस्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिजन फॉर डिसेस्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हिंदी में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन कहते हैं। और ये भारत की एक वैश्विक पहल है जो आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार और संस्थाओं के बीच साझेदारी का काम करती है। तो सरकार और संस्था के बीच में साझेदारी का काम CDRI करती है, कोलिजन फॉर डिसेस्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। ठीक है, इसका जो देखो स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में भारत में है। CDRI का मुख्यालय कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया दिल्ली में है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। हाँ, अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी जो PDF है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम, वहाँ से वो ज्वाइन करके आपको PDF मिल जाएगी। और इसका मैंने पार्ट जो 1 है वो डाल दिया है, उस पार्ट 1 को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट रहता है या वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है, 23 जनवरी को दिया जाता है। अच्छा, आपदा प्रबंधन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, आपदा में जो अच्छा काम करता है उसके लिए दिया जाता है। 2024 के लिए पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP को दिया गया था। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटना का अर्थ कम समय में अत्यधिक बारिश होना, मतलब पर घंटे 100 mm की बारिश होना प्रति घंटे, तो उसे बोलते हैं बादल फटना। जिससे फिर एकदम 6 घंटे के अंदर ऐसी बाढ़ आ जाती है, बहुत भयानक, जैसे केदारनाथ में आई थी 2013 की केदारनाथ त्रसादी बादल फटने और फ्लैश फ्लड के कारण हुई थी। तो केदारनाथ त्रसादी कब हुई थी, 2013 में हुई थी। लू क्या है, जैसे अब क्या है, उत्तर भारत में चलती हैं। उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा होती हैं, स्थानीय पवन होती हैं, जो एक आपदा भी है। लू कहते नहीं बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी, मतलब गर्म गर्म एकदम हवा सी लगती है भाई, लू। ठीक है, यूपी में अपन के यूपी में भी काफ़ी चलती हैं। कोल्ड वे व शीतलहर की घोषणा तब होती है जब तापमान 4.5 सेंटीग्रेड से अधिक गिर जाता है। सामान्य तापमान से 4.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे गिर जाता है तो उसे कोल्ड वे कहते हैं। टिड्डी दल का हमला एक जैविक आपदा है।
जो फसलों को नष्ट करता है। तो टिड्डी दल का हमला जैविक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, तो आपको बताना है कि जैविक आपदा है। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय जोधपुर फरीदाबाद में है। जोधपुर फरीदाबाद में स्थित है। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर फरीदाबाद। ओलावृष्टि, ठीक है, रबी की फसलों जैसे गेहूं सरसों के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि ओलावृष्टि क्या होती है, जैसे अगर ठंडों में हो गई या रबी की फसल अभी थी, ओलावृष्टि हो जाती तो सबसे ज़्यादा नुकसान जैसे रबी की फसल होती है जिसमें गेहूं है, सरसों ओला गिरेगा, सरसों पूरी झड़ जाएगी, फूट जाएंगी उसकी फलियां, तो गेहूं की भी बालियां फूट जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान रबी की फसल को पहुंच जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा एक प्रमुख समस्या है, वाकई में प्रमुख समस्या है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसलिए वहाँ पर चना वगैरह मसूर असूर उगाई जाती है, क्योंकि उतना पानी का पर्याप्त साधन नहीं है। नाभिकीय आपदा से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जाती हैं। जैसे मान लो अगर परमाणु अटैक होने वाला है कि कोई नाभिकीय या रेडिएशन लीक हो गया, तो पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जाएंगी, जिससे उसे राहत मिलेगी। निर्भया फंड का उपयोग महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ आपदा राहत में भी कुछ हद तक किया जाता है। जैसे निर्भया कांड आप लोगों ने सुना होगा, तो ये महिला से रिलेटेड है, तो इसमें महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपदा राहत में कोई दिक्कत होती है उसको भी ये फंड देते हैं। अम्फान 2020 बंगाल की खाड़ी में आया एक सुपर साइक्लोन था। अम्फान कब आया था? 2020 में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। सुपर साइक्लोन था। अच्छा सर, इसरो का भुवन पोर्टल आपदा प्रबंधन में मैपिंग में सहायता प्रदान करता है। जैसे इसरो ने एक भुवन पोर्टल लॉन्च किया है, आपदा प्रबंधन के समय मैपिंग में सहायता बहुत बढ़िया तरीके से करता है। जेमिनी डिवाइस मछुआरों को समुद्र में आपदा चेतावनी देने के लिए किया गया। जेमिनी जो डिवाइस है, तो मछुआरों को समुद्र में आपदा चेतावनी देने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UPSDMA, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में भैया। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय, सॉरी ये रिपीट हो गया, ये दोनों रिपीट हो गए, हो सकता है रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मुख्यालय में याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में तटीय कटाव से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। हीट डोम, जैसे हीट डोम की घटना अत्यधिक तापमान से संबंधित, जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो हीट डोम उसे कहते हैं, हीट डोम घटना। जैसे इजराइल का है आयरन डोम, वैसे ही क्या है? हीट डोम अत्यधिक तापमान से संबंधित है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री तापमान में जब वृद्धि होती है तो उसे कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, प्रवाल विरंजन बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की जगह किसने ली? क्योटो प्रोटोकॉल जगह अब पेरिस समझौते ने ले ली है। किसने ले ली? पेरिस समझौता हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? एक तो है ओजोन परत के संरक्षण से, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, मतलब ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। अब आप ये बताओ कौन सा किससे कौन रिलेशन रखता है, ये जरूर कमेंट में बताना। भारत में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। भारत में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन NCMC का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। NCMC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है। नेशनल जब क्राइसिस आता है तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय संगठन प्रबंधन समिति कहते हैं। और ये भारत सरकार की एक शीर्ष समिति है जो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं या संकटों के दौरान राहत कार्यों और उनके प्रभाव कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करती है। मुख्य विवरण देखो, इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, आप लोगों को बता चुका हूं। उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना, कैबिनेट सचिवालय के तहत गठित करना। जैविक विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मारियस ने 1988 में दी थी। जैविक विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मारियस ने दी थी। कब दी थी? 1988 में। अच्छा, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? ये भी कमेंट में बताओ, पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में ही मैं। ठीक है, जैविक विविधता हॉटस्पॉट। अच्छा, भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? कमेंट करना, पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, इस हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो नॉर्मन मॉरियस ने दी थी। कब दी थी? 1988 में। हॉटस्पॉट क्या होते हैं वो भी बताया मैंने डिटेल से पूरा। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा ब्रिटिश परिस्थितिकीविद इकोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मॉरियस ने 1988 में दी थी। ये एक ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ अत्यधिक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण विनाश के कगार पर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, तो पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? महेंद्रगिरी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री, पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताओ।
शांत घाटी आंदोलन का संबंध कुंती पुज्जा नदी पर बांध निर्माण रोकने से था। शांति घाटी आंदोलन चलाया गया था जिसमें कुंती पुज्जा नदी है उस पर बांध निर्माण हो रहा था ताकि वहां पर पर्यावरण नष्ट ना हो, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था। रेड डाटा बुक में गुलाबी पृष्ठ संकटाग्रस्त प्रजातियों के लिए होते हैं। रेड डाटा बुक में जो गुलाबी पृष्ठ होते हैं उन पे हम लोग संकटाग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनको नोट करते हैं। तो जैसे गुलाबी पृष्ठ है, अगर उस पर कोई भी प्रजाति नोट है तो समझ जाओ वो संकटाग्रस्त है। CFS का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और प्रशीतक के रूप में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग एयर कंडीशनर में तो होता है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा कैंसर से बचाती है ओजोन परत। अच्छा, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है ये बताओ, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ, और ओजोन दिवस की थीम क्या है 2025 की, ठीक है, ये बताना है। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, जल में पोषक तत्वों की अधिकता है जिससे शैवाल बढ़ते हैं और ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन, जल में पोषक तत्वों की अधिकता है। जब जल में पोषक तत्व अधिक हो जाते हैं तो शैवाल बढ़ने लगते हैं। अब वो जब बढ़ेंगे तो उन्हें एनर्जी की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो कंज्यूम करने लगते हैं जिससे फिर जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पीने के पानी में फ्लोराइड की अगर अधिकता हो जाए तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस बीमारी क्या होती है? हड्डियों और दांतों की कमजोरी हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाते हैं, हड्डी दांत सब कमजोर हो जाते हैं, तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है फ्लोराइड की अधिकता से। भारत में मैंग्रोव का सबसे अधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में गुजरात में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरनद्वीप, बेरनद्वीप कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी बेरनद्वीप अंडमान निकोबार में पड़ता है। अर्थ समिट 2002 Rio+10 जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। Rio+20 सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चिपको आंदोलन की तर्ज पर एपिको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन की तर्ज पर एपिको आंदोलन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में चलाया गया था, कर्नाटक में। और हेगड़े इसके वो थे, प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, और उत्तराखंड में चलाया गया था, ठीक है। बिश्नोई आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो जैसे लॉरेंस बिश्नोई कहाँ का है? राजस्थान का है, तो ऐसे याद कर लो। बिश्नोई आंदोलन कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में। भाई लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी फेमस हुआ था, वायरल हुआ था। सलमान खान को वो धमकियाँ दी थी मारने के लिए। सलमान खान ने काली हिरण का वो गोली मार के हत्या कर दी थी, तो बिश्नोई जी ने काफ़ी धमकियाँ दी थी। तो कहाँ के? वो राजस्थान के। तो बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में वनों और वन्यजीव खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए 1730 में चलाया गया था। देखो भाई एक बात याद रखना, बिश्नोई आंदोलन कब चलाया गया था? 1730 में, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। पर्यावरण शब्द का मूल अर्थ है आसपास का वातावरण जो हमें जीवित रखता है। तो ऊंचाई पर स्थित हेमिस नेशनल पार्क है। तो देखो ये सारी PDF मैंने ये पूरे कंप्लीट 250 क्वेश्चन करा दिए हैं। 250 क्वेश्चन अगर फैक्ट वाइज पूरे 500 क्वेश्चन हो गए होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला करके। देखो ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ से भाई मेरे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा है। अब जो पर्यावरण परिस्थिति है तो इससे मेरा कुछ छूटेगा नहीं, या छूटेगा तो लगेगा कि यार मैं कुछ इसमें याद किया हूँ। कम टाइम के अंदर मैंने आपको बहुत डाटा दिया है। तो देखो ये पार्ट 1 में मैंने ये सब पढ़ाया था, पार्ट 2 में डाल रहा हूँ, उसमें मैं लिंक दे दूंगा पार्ट 1 की, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कौन सी आपको नेक्स्ट मैराथन चाहिए ये जरूर बताइए।